Hello everyone. From BK3 Studios, my name is Amandeep Singh and this is the J4E podcast. The show had to go through a quick little makeover and we are back in a new, crisper format, but very, very important conversations about businesses, how the businesses journeys has been, what is it that they're doing today, and the importance of the J4E platform. So my today's guest is someone who's been into design, someone who's been into art, but being a creator and then being a creative entrepreneur are two different things. So let's get into a conversation with Ms. Ruchi Srivastava and understand how her creative journey has inspired her business as well. Hello, ma'am. Welcome to the show. Hello. So, to kick off the conversation, how has your journey been? How did Vast Design Studio start, and what is it that Vast Design Studio do today? वास्ट डिज़ाइन स्टूडियो मैंने 2008 में स्टार्ट किया था। 2008 में स्टार्ट किया था और इसलिए क्योंकि मैं आर्ट में बहुत मुझे इंटरेस्ट था। बचपन से मैं आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा समझ लो आप पैशन ही था। सो मैं स्कूल से भी भाग के आर्ट के लिए चली जाती थी, ऐसा मेरे साथ था। तो वही आर्ट मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि मैं जो भी काम करूँगी या तो आर्ट से रिलेटेड करूँगी और किसी के अंदर में प्रेशराइज होकर काम नहीं करूँगी। मैं अपना एकदम स्वतंत्र होकर काम करना चाहती थी और इसलिए बिजनेस करना मुझे हमेशा से भाया और इसी करके मैं आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। सो मैम, ये आपकी जर्नी शुरू आर्ट से हुई, राइट? बट आर्ट फॉर्मेट को या एक क्रिएटिविटी को एक बिजनेस का रूप देना, सो नंबर वन, एक तो खुद पे वो शक आता है कि यार इसमें कुछ होगा भी कि नहीं होगा। एंड यू स्टार्टेड इन 2011, आज से 11 साल पहले, जब इंटरनेट भी उतना वास्ट नहीं था कि क्रिएटिव स्ट्रीम में हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, एक स्कोप मिले। उसके बाद एक पीयर प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर कि ये क्या है, इसमें नहीं होगा, पैसा बर्बाद है, व्हाटएवर। सो वो जर्नी कैसी थी आपकी? हाउ डिड यू काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ इट? एक्चुअली मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो थोड़ी सी ऐसे सोचती है कि लड़कियों को ज़्यादा कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियाँ सीधा साधा पढ़ाई करके प्रोफेसर बन जाए, टीचर बन जाए, ऐसी वाली फैमिली मेरी थी। तो इन लॉज के यहाँ भी जब मेरी जब शादी हुई तो लोगों ने मुझे बोला कि आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कुछ करना चाहते हो क्या? मैंने बोला जब भी करूँगी तो मेरी पेंटिंग है, मेरा जो पैशन है मैं उसको ही फॉलो करूँगी, मैं किसी के अंडर में जाके काम नहीं करूँगी। तो ये सोच के मैंने अपना इंटीरियर का कोर्स किया, फैशन का कोर्स किया, फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स की, और आर्ट तो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। मीन्स आर्ट इन द सेंस की पेंटिंग, जो कैनवस पेंटिंग थी मेरी, उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा। और उसी करके मैं हर चीज़ में, चाहे वो फैशन हो या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, उसमें आर्ट को देखती रही और मुझे लगा कि मैं इसको कंबाइन करके अच्छे से अपना एक कोई बिजनेस खड़ा कर सकती हूँ। धीरे धीरे ही बढ़ेगी पर बढ़ेगी, ये सोच के मैंने ये काम शुरू कर दिया। तो 2011 में मैंने वास्ट डिज़ाइन स्टूडियो बनाई। तो आपने फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग को ही क्यों चुना आर्ट के साथ? क्योंकि मुझे घर सजाना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। मतलब मैं बहुत थोड़ी होमली भी हूँ, तो मुझे घर डेकोरेट रहता है तो अच्छा लगता है। तो ये सब सोच के मुझे लगा कि वो अच्छा रहेगा, मुझे अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे डिज़ाइन करने वो भी पसंद है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत भाई और मैंने सोचा क्यों नहीं, अगर मैं इसमें अच्छी हूँ तो कर सकती हूँ, और इस करके मैंने स्टार्ट कर दिया ये करना। तो आज आपका वास्ट डिजाइन स्टूडियो में आज प्रायोरिटी पे आपका क्या है? प्रायोरिटी पे आपका फैशन है या इंटीरियर है या आर्ट है? मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले कैनवस पेंटिंग है, और कैनवस पेंटिंग है उसी करके मैं किसी भी इंटीरियर में अगर मैं जाती हूँ, कोई इंटीरियर करती हूँ, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, कोई भी जगह हो, आर्ट पेंटिंग वहाँ लगती है। करेक्ट। और वो मेरे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है कि मैं जिस भी क्लाइंट के साथ काम करती हूँ उनको वो बता सकती हूँ
ऑफर दे सकती हूँ कि आप यहाँ पे एक अच्छी पेंटिंग, कैनवस पेंटिंग लगा सकते हो, वॉल में पेंट करवा सकते हो। तो ऐसे उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एक ही बंदे के पास। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, अदरवाइज उनको खोजना पड़ता कि चलो अब जब इंटीरियर्स हो जाएंगे तो मैं कहीं से उठा के पेंटिंग ले आऊँगा, लगा लूँगा, ऐसी चीज़ें थी। बट जब मुझसे करवाने लगते हैं तो मैं उनको ये भी ऑप्शन देती हूँ कि आप इंटीरियर कराओ। एक तो मेरी विजुअलाइजेशन, मतलब हमारी विजुअलाइजेशन अच्छी है, और इस करके कहाँ पे कौन सी पेंटिंग अच्छी लगेगी, कौन सा सुंदर दिखेगा, कौन सा थीम अच्छा जाएगा, ये सब चीज़ों पे हमें, मतलब मैं कह सकती हूँ कि गॉड गिफ्ट है ये। इमीडिएट वो क्लिक हो जाता है हमें कि ये चीज़ यहाँ पे जानी चाहिए, और इसलिए वो दोनों बराबर से मैं ले जा सकती हूँ। तो चैलेंजेस तो कई तरह के आते हैं बिजनेस में। बिल्कुल। तो इफ आई हैव टू आस्क यू कि आपकी इस जर्नी में, ये 11-12 साल में जब आपने शुरू किया और आज तक, ऐसे कौन से वो 3 चैलेंजेस हैं जो आपको एक तो हमेशा याद रहते हैं, और दूसरा फिर वो कुछ ना कुछ सिखा के भी जाता है, कोई ना, हर चैलेंज कुछ ना कुछ सिखाता है बिजनेस में। क्या थी वो 3 इम्पोर्टेंट चैलेंजेस और उनकी लर्निंग्स आपकी? चैलेंजेस जब मैं घर से निकली करने के लिए, तो सबसे पहले फैमिली के तरफ से था कि तुम्हें क्या ज़रूरत है करने की, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम पेंटिंग करो, घर में एंजॉय करो, अब घर में लगा लो, सजा लो टाइप था। फिर धीरे धीरे मेरे फैमिली में भी वो चेंज आने लगा कि मैंने देखा उनको कि बोलने लगे कि नहीं, तुमको बढ़ाना चाहिए अपना पेंटिंग। वो शुरू हुआ। मीन्स मेरे इन लॉज बोलने लगे कि तुम जब फैशन में इतनी अच्छी हो तो फैशन में क्यों नहीं जाती हो, तुम घर इतना अच्छा रख सकती हो तो इंटीरियर्स में क्यों नहीं जाती हो। ऐसी चीज़ें मेरे घर में शुरू होने, घर से शुरू हुई। पहले तो लोगों ने मना किया, लेकिन फिर स्टार्ट किया कि नहीं, इसके जो आर्ट है, इसकी जो आर्ट है उसको बंद नहीं होने देना चाहिए। और फिर इन लोगों ने मुझे पुश करना शुरू किया कि तुम अपना काम शुरू करो, अपने धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम पीछे हैं तुम्हारे। तो ऐसे करके ये पहली ये चीज़ थी। जब बाहर मैं आई तो बाहर मुझे चैलेंजेस बहुत सारे मिले। मीन्स लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे। पहली बार अगर मैं अकेली जाती थी तो लोगों को लगता था कि शायद इससे, ये बोल रही है, पता नहीं मतलब इतना सब कुछ ये दे पाएगी क्या। 3 बेडरूम में इंटीरियर्स करवाना, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर शक था। मैं उनको 3D विजुअलाइज करा के देती थी और फिर उनको बताती थी। और बहुत जगह ऐसा होता था कि मैं उनको बुलाती थी, मेरे साइट्स को दिखाती थी कि यहाँ देखो आप, मैं कर सकती हूँ और आपको 100% अपना दूंगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, आपको कहीं पे भी आपका कहीं भरोसा टूटेगा नहीं। तो ये मैं हमेशा उनको विश्वास दिलाती रही और लोग धीरे धीरे फिर जुड़ना शुरू किए। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को ऐसा बोलना शुरू किया कि नहीं, आप उनसे काम करवाओ, वाज डिज़ाइन में काम करवाओ, वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। तो वो एक अच्छी चीज़। और बहुत बार क्लाइंट मुझे खुद भी कई चीज़ सिखा जाते थे। जो चीज़ मैं नहीं जानती थी उसके बारे में भी बताते थे और मैं उस पर ट्राई कर लेती थी कि हाँ चलो, अगर ऐसा है तो मैं ट्राई करके देखती हूँ, शायद काम अच्छा हो जाए। और वो कभी कभी अच्छा क्लिक हो जाता था और वो मेरे लिए लर्निंग बन जाती थी कि चलो अब नेक्स्ट जो मेरा ये रहेगा, साइट रहेगी या कुछ ऐसा रहेगा, तो मैं उस पर उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए लर्निंग अच्छी रहती थी, वो क्लाइंट के थ्रू हमें सीखने को मिला। और दूसरी चीज़ें इंटीरियर से रिलेटेड, मैं आर्ट तो लोग, मतलब आप देखते हैं आर्ट इन द सेंस कि अगर पेंटिंग मेरी देखते हैं तो बहुत एप्रिशिएशन मिलता है कि वाह क्या बात है, बहुत सुंदर बनाया। बट खरीदना जहाँ आता है तो लोग वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं कि अरे बाप रे, इतनी महंगी पेंटिंग। पर वो आप आर्टिस्ट को देखो कि उसने अपने अंदर के पूरे थॉट्स निकाल के उस कैनवस पे डाल दिया है, तो आप उसकी वैल्यू लगा ही नहीं सकते। ये मेरा कहना है कि आपकी अगर समझ है आर्ट के अंदर, तभी आप उसको उसकी तरफ जा सकते हो। अदरवाइज हर कोई आर्ट पसंद नहीं करता, हर कोई अपने घर में लगाता नहीं। तो उसका एक क्लास है, वही लोग उसको पसंद करेंगे, वही लोग लगाएंगे। तो ये मेरी एक और लर्निंग थी कि मुझे एक लिमिटेड लोगों के लिए ही बनाना है। अगर नहीं जाती है तो कोई नहीं, बट मैं अपने थॉट्स, अपने जो मेरे विचार हैं उसको मैं अपने कैनवस पे तो उतार पाऊंगी। और वो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है मेरे लिए। एक तरह से
मेरी स्ट्रेस बस्टर भी है वो। तो course. मैं बहुत ज़्यादा अगर इंटीरियर से या किसी और चीज़ से परेशान होती हूँ तो पेंटिंग करती हूँ, मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून मिलती है। तो कैनवस ही क्यों, मतलब पेपर है, क्लॉथ है, फैब्रिक हाँ, है, मैं सभी चीज़ में करती हूँ। कैनवस में करती हूँ, मैं पेपर पे करती हूँ, मैं साड़ियों में किया है मैंने। Very nice. शादी के पहले मैंने साड़ियों में की थी, तो उसके एग्जीबिशन लगाए थे, वो काफ़ी सेल हुए थे एग्जीबिशन में। तो मतलब मैंने अपने आप को कहीं रोका नहीं है, रोका मैं नहीं। हमेशा सीखती रहती हूँ और हर करती हूँ। मैं स्केचिंग, पेंसिल स्केचिंग करती हूँ, मैं Nice. क्रेयॉन्स में करती हूँ, मैं ऑयल में करती हूँ, मैं एक्रेलिक में काम करती हूँ। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे काम में कि मैं सिर्फ यही करूँगी। यही और मैं करूँगी। नया चीज़ सीखना भी चाहती हूँ कि मुझे अगर कोई मेरे से अच्छा कर रहा है तो मैं Why डेफिनेटली not? उनसे सीखना चाहूँगी। करेक्ट। सो इसमें अभी आपने जो पॉइंट बताया, मैं वो आपसे इनफैक्ट पूछने ही वाला था कि इंडिया में आज भी हम चाहे इंटरनेट के ज़माने में हम कितना राइट, भी अपने आप को बोले कि हम इंटरनेट को जानते हैं, दुनिया देखी है, व्हाटएवर, राइट, आर्ट के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में आज भी लोग थोड़ा हिचकते हैं क्योंकि वो कॉस्ट जस्टिफाई नहीं कर पाते, राइट, राइट? राइट। हाउ डू यू हैंडल दैट ऑन अ डेली बेसिस एज अ बिजनेस? मैं एक्चुअली किसी को ये बोलने नहीं जाती कि आप मेरी पेंटिंग ले लो, या फिर इंटरनेट पे डालती नहीं हूँ कि ये मेरी पेंटिंग है, आप इसको, मतलब ये डे टू डे करेक्ट। ये सेल होता चला जाए। मैं उसमें बिलीव भी नहीं करती हूँ कि मेरा डे टू डे जाएगा, क्योंकि हर कोई मेरी पेंटिंग करेक्ट। लेके नहीं जाने वाला है। लेकिन मैं ये जरूर सोचती हूँ कि मैं जो बनाती हूँ शांति से बनाती हूँ, अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, और सामने वाला अगर उसको देखकर अप्रिशिएट करता है और उसे भी पसंद करेक्ट। होता है कि उसे भी चाहिए ऐसी पेंटिंग, तो डेफिनेटली वो लेके जाता है। और ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स मुझे आते हैं मैं बराबर पेंटिंग्स लेने के लिए, तो मैं उनके जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से उनको बना के उनको प्रोवाइड कराती हूँ। सो आपके पास, आई एम श्योर मैम, बिकॉज आप अब इतने सालों से हो, राइट, यू नो यू डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, तो आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे नए क्रिएटिव लोग आते भी होंगे सीखने के लिए, यू नो, हाँ, सीखने के कि लिए आते हैं। मैम ये हमने करना है, व्हाट डू यू सजेस्ट? सो if I have to ask you as a creator myself, someone who's not into art, someone who's into creativity, राइट, if I have to ask you, what are those three things हम्म। जो हर एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखनी चाहिए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए? नंबर वन। नंबर टू, उसको सस्टेन करने के लिए। शुरू हो जाता है, सस्टेनेबिलिटी इशू बन जाती है, स्पेशली क्रिएटिव स्पेस में। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट डू यू रेकमेंड? मेरा इसमें यही कहना है कि आप 100% डालो, जहाँ भी डालना 100% डालो, क्रिएटिव रहो, हमेशा सोचते रहो कुछ अच्छा बनाने का, कुछ नया करने का सोचते रहो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो हमेशा, और उस पे काम करो, और अपने आप पे विश्वास कभी मत छोड़ो। अपने आप पे करेक्ट। विश्वास कभी भी मत छोड़ो। आप, बहुत लोग मिलेंगे कहने के लिए कि ये कौन खरीदने वाला है, ये कौन लेगा, ऐसी चीजें बहुत बार आएंगी। राइट। इस पे बिलीव ही मत करो, आप अपने आप पे बिलीव करो और काम करते चले जाओ। डेफिनेटली आपको वो समय मिल जाएगा जब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी चीजों को हाथों हाथ ले जाएंगे। सो अभी एक ये डिस्कशन ना मेरा इनफैक्ट 2-3 दिन से हो भी रहा था कि हम लोग हैं सर्विस बिजनेस में, राइट, प्रोडक्ट में तो बिल्कुल सिंपल है कि इसको बनाने में इतना पैसा लगा, राइट, इतना मेरा मार्कअप, इतना मेरे को आना चाहिए। आना चाहिए। बट सर्विस में कॉस्ट डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, प्राइमरीली बिकॉज उसमें हम लोग एज ह्यूमन बींग्स हम लोग अपने एफर्ट की वैल्यू नहीं लगा पाते। जैसे भी अभी आप पेंटिंग कर रहे हो, सो योर पेंटिंग बिकम्स अ प्रोडक्ट, राइट, उसका कुछ एक रॉ मटेरियल है, पेंट, कैनवस, ब्रशेस एंड एवरीथिंग, पर जो टाइम लग रही है करेक्ट, जो उसकी टाइम कॉस्ट कैसे डिफाइन करते हैं? उसकी टाइम की, मैं जितनी डिटेलिंग में जाती हूँ, जितनी डिटेलिंग में जाती हूँ, जितने थॉट्स उसमें डालती हूँ, जितना टाइम पीरियड हो जाता है, उसके हिसाब से मैं उसको फिक्स करती हूँ कि इसका रेट ये होना चाहिए, क्योंकि इतनी डिटेलिंग, इतना टाइम, इतना सब कुछ देना वर्थ है करेक्ट उतने पैसे का। तो उस हिसाब से मैं उसको ध्यान रखती हूँ। और साइज भी बहुत मैटर करता है कि मैं कितनी बड़ी साइज की बना रही हूँ, कितना टाइम लगा रही हूँ, तो वो ध्यान में रख के इस चीज को करती हूँ। सो आपके पास अगर कोई आज आए, कोई एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेस, अगर आपके पास कोई स्टार्टअप अगर आता है पूछने के लिए कि हम लोग अपनी मार्केट कैसे एस्टैब्लिश करें, हम लोग
कैसे अपने आप को सेटअप करें एक स्पेस में, बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। और इंडियन, इनफैक्ट मॉर्निंग में हम लोग आते टाइम टीम का डिस्कशन चल रहा था कि इंडियन कस्टमर जो है वो बहुत प्राइस सेंसिटिव है, उनको एक ही चीज़ दिखती है कि पैसा कितना है, राइट। तो आप कैसे किसी को डिफाइन करते हो कि what are those things that we should keep in mind to justify our cost, to define कि हाँ मेरा इतना प्राइस पॉइंट होना चाहिए मार्केट में, या मेरे को जैसे अलग अलग सेगमेंट है, एक होता है मास मार्केट जहाँ पे आप 100 रुपए से लेकर बनाते हो, छोटी चीजें बनाते हैं, एक होता है मिडिल मार्केट जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है बट है, एक होता है प्रीमियम मार्केट, राइट। तो मेरे को कौन सी मार्केट टारगेट करनी चाहिए? हाउ विल यू आइडेंटिफाई, और रादर हाउ कैन यू हेल्प अस creative entrepreneurs identify our market segment? इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपका जो भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट इन द सेंस जैसे मेरी आर्ट, मेरी पेंटिंग है, या फिर आपका जो भी बिजनेस है, सामने वाले का जो भी बिजनेस है, उसको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट किन लोगों को है, कौन लोग वो चीज़ चाहेंगे, किनको पसंद होगा, कहाँ पे वो पहुंचाने से इसकी वैल्यू समझ उनको आएगी, वैसे जगह में आपको टारगेट करना है। अदरवाइज आप भटकते रहोगे इधर उधर, वो चीज़ कहीं नहीं जाने वाली है, आपके पास ही पड़ी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। तो वैसे जगह को आपको टारगेट करना है जहाँ पे उसकी वैल्यू है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि वैल्यू को ध्यान में रख करके टारगेट करना है। राइट। सो आपको J4E के साथ कितना टाइम हो गया एसोसिएट हो गया? J4E मैंने 2016 में, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप आता था 2016 या 15 में, मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद 16 में। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे एक क्लाइंट ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि मैम आप ये करते हो तो आप इस ग्रुप से जुड़ो, इसमें बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आप, जिनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपको आगे बढ़ने में सहायता होगी। तो उस टाइम मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, पर उसके बाद मैंने उसमें मतलब मुझे उतना कुछ पता नहीं चला कि ये व्हाट्सएप ग्रुप कैसे काम कर रही है। मैसेजेस वगैरह मैं देखती थी, लेकिन अचानक से मेरे एक और फ्रेंड ने पिछले साल बताया कि ये ग्रुप बहुत अच्छा काम करती है सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो इसके आप मेंबर बन जाओ। तो मैंने इमीडिएट हाँ बोला, और मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा चीज़ है, इसमें जाना चाहिए, और मैं इमीडिएट उसकी मेंबरशिप मैंने ले ली। और तब से 2000 फरवरी, लास्ट फरवरी से मैं J4E में हूँ। कैसी रही जर्नी आपकी? बहुत अच्छी, बहुत फैमिली फीलिंग है यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत ऐसे दिल के करीब लगते हैं, मुझे लगता है अपने फैमिली का ही कोई एक मेंबर है जिसके साथ मैं बात करती हूँ। हर कोई एक दूसरे को मदद करने के लिए सामने आता है बेहिचक, कोई ईगो नहीं है किसी के अंदर, और वो चीज़ मुझे बहुत भाती है, क्योंकि मैं भी थोड़ी इस तरह की हूँ, मुझे ऐसे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये चीज़ मुझे J4E में मिलती है हमेशा, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं J4E तो कभी नहीं छोड़ूंगी। सबको और दूसरे लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप इसमें ज्वाइन करो, कि बहुत मतलब सपोर्टिव है, ये ग्रुप बहुत सपोर्टिव है। मैंने एक चीज़ देखी मैम, जैसे जब हमने ज्वाइन किया तो पहला इवेंट जो हम दोनों ने अटेंड किया था J4E का, तो वहाँ पे एक चीज़, उसके बाद से हमारा एक वो रैपो शुरू हुआ है। तब से आई हैव सीन वन थिंग व्हिच इज वेरी कंसिस्टेंट विद यू। एक तो आपने बोला कि यहाँ पे सब फैमिली जैसे हैं, फैमिली जैसे सब लोग हैं, बट आपने अपने आप को उस फैमिली का एक हिस्सा बनाया। व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू दैट, इफ आई मे आस्क? बिकॉज यहाँ पे जो है ना, मुझे लगता है स्कोप है काम करने के लिए। यहाँ पे लगता है कि आपके अंदर जो भी आर्ट है, आपके अंदर जो भी है, चाहे मैं नहीं कोई और भी जो भी है, वो अपनी मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज ही यहाँ पे शो करनी है, आप इससे बाहर जाके कुछ और दिखा नहीं सकते। ऐसा प्लेटफॉर्म ये नहीं, आपको, आप जिस चीज में भी सबसे अच्छे हो, जो चीज भी आप करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे बेहिचक सबको दिखा सकते हो, सबको बता सकते हो, और इन्वॉल्व हो सके J4E में काम कर सकते हो।
तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपकी जो कला है, आपकी जो आर्ट है, वो कहीं छिप के बंद होकर के कहीं रहती नहीं, आप उसको दिखा सकते हो, अ, कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है वहां तक जाने के लिए। Thank you so much, ma'am. And इसी on the same point, right? From J4E, I also want to thank you, rather the entire थैंक यू family, right? सो Because मच। आप बहुत एक्टिव रहे हैं। अभी भी जो इवेंट हुआ था उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट वाज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। तो जनरली ये भी होता है कि हर एक एक प्लेटफॉर्म की, हर एक फोरम की, कम्युनिटी की एक इमोशन तो होती है, बट हर इंसान उस इमोशन को समझ के कंट्रीब्यूट करने में थोड़ा हिचक जाते हैं, बट आप में वो चीज़ नहीं है। सो थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन थैंक यू। एंड थैंक यू। thank you for sparing your time for the show, and I look forward to speak to you once again. Yeah. थैंक यू। Thank you so much for your time. थैंक यू।